हुकुम सिंह जी, हर जहन में ये सवाल है कि दरअसल जो मुद्दा आपके जरिए उठाया गया उसको लेकर इस देश की सियासत इतनी गर्म हो गई कि लगा कि कहीं राजनीतिक मुद्दा है और लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास है। ये मुद्दा कैराना का, नाम पलायन। जब मेरे सामने रोजाना शिकायत आने लगी कि लोगों को एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और रंगदारी लगातार मांगी जा रही है, और जिन लोगों ने रंगदारी देने से मना किया उनके सामने खड़े होकर के लोगों ने उनको शूट किया, और शूट करने से पहले बाकायदा डायलॉग बोला कि मैंने लेटर भी भेजा था, अपना आदमी भी भेजा था, इसके बावजूद तुमने जितनी गंभीरता से मेरी बात को लेना चाहिए नहीं लिया, और उसका आज तुम्हें जवाब दे रहा हूं मैं, ये विद इन द हियरिंग ऑफ नेबर्स। और उसके बाद में क्या करके उनको वही मौके पर शूट कर दिया गया। शूट करने के बाद में हथियार लहराते हुए तमाम बाजार में घूम गए। पुलिस का कहीं नाम नहीं मिला, प्रशासन का कहीं नाम नहीं मिला, और उससे एक मैसेज गया पूरे कैराने में कि या तो इनकी शर्तों को मान लीजिए, शर्तों को नहीं मानोगे तो यही हाल होगा जो इनका हुआ है। एक किस्सा नहीं हुआ, दो नहीं हुए, लगातार होते गए। और उसके बाद में करीब करीब हर वो आदमी जिसका व्यापार वहां पिछले 50 साल से या 100 साल से चल रहा था, उनको भी छोड़ करके मजबूर होना पड़ा छोड़ने के लिए। आप लोगों काफी सहयोग रहा। आपको लगा कानून व्यवस्था फेल है, सिस्टम फेल है? बिल्कुल यही लगा। मुझे लगा मैंने यहां से लेकर के लखनऊ तक इस मुद्दे को पहुंचाया, पुलिस स्टेशन से लेकर के एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के लखनऊ के मुख्यमंत्री तक मैंने बात पहुंचाई, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ और कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया। एक सवाल, चूंकि कमाल अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, क्या ये कानून मसला कानून व्यवस्था का अगर सिर्फ मसला था जो बाद में निकल कर बात आई, जो मुख्यमंत्री ने भी कही, तो फिर इसे आगे बढ़ने क्यों दिया गया और इसको लेकर राज्य सरकार की पहल क्यों नहीं नजर आई? आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने व्यापार के लिए या दूसरे कामों के लिए अपने जिलों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर दिल्ली, गाजियाबाद या नोएडा जाकर बसने का काम करते हैं। तो जब वो लिस्ट निकाली गई तो लिस्ट केवल एक वर्ग के लोगों की निकाली गई। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, कमाल अख्तर साहब, मुद्दा नहीं है। कमाल अख्तर साहब, डाइवर्ट मत कीजिए। आप सरकार की तरफ से यहां बैठकर एक लिहाज से नुमाइंदगी कह रहे हैं। आप कह क्या रहे हैं? 4 बरस पहले उन्होंने नहीं उठाया, वो गलत किया, या वो लिस्ट ही फर्जी है? कहना क्या? नहीं, मेरा कहना साफ साफ वो लिस्ट जो थी वो टोटली फर्जी लिस्ट थी। तो अगर फर्जी और थी जब तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने इस तरह के मुद्दे, पलायन के मुद्दा लाकर लोगों का ध्यान उन मुद्दों पर जो इनकी फेलर सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको ध्यान को बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आए। मदनी साहब, लोग खौफजदा हैं या नहीं है, एक सवाल वहां से उठता है। दूसरा सवाल है कि शायद डेवलपमेंट नहीं है यहां पर, लोग पलायन इसलिए कर गए। लेकिन मुश्किल सवाल यह है कि लोगों का घरों को छोड़ना क्या वाकई भारतीय राजनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण औजार इस वक्त है, और स्टेट का सिस्टम फेलियर हो जाए, यह स्टेट बचाने और बताने के लिए धर्म की राजनीति को आगे करेगा? स्थिति क्या है? इलेक्शन करीब है। नहीं, ये क्यों आपको लगता है कि इलेक्शन अगर करीब होता है तो ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जो लोगों में खौफ पैदा करें और लोगों के भीतर भावनाओं से खिलवाड़ भी करें? ये क्यों लगता है? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही इसका जवाब दे सकेंगे। सीधे पॉइंट पर आइए, मुस्लिम खौफजदा है क्या उत्तर प्रदेश में? कोई किसी जगह इंसिडेंट होता है, उसकी वजह से कहीं डर पैदा हो सकता है, लेकिन अगर जनरल सवाल होगा तो मैं इसको एग्री नहीं करूंगा इससे। इमरान मसूद साहब, कांग्रेस यहां कहां खड़ी है? कैराना जैसे बड़े कस्बे के अंदर कोई व्यापारी, जितने हम लोग गए, हम लोगों ने बात की, तमाम एक ही सवाल था कि हमें किसी मुसलमान से शिकायत नहीं है। और मैंने वहां गया और मैं कह कर आया था कि कोई एक भी परिवार यहाँ मुसलमान से डर कर गया हो तो मैं यहाँ के लोगों को ले जाकर उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा और उसको वापस लेकर के घर आऊंगा। लेकिन अगर पलायन उसका पलायन वहां से कारोबार के सिलसिले में हुआ हो, और ये हर कस्बे से, हर गांव से पलायन का सिलसिला जो है, कारोबार के सिलसिले में लोग तिजारत के लिए बाहर गए, बाहर से आए, तो इसको जिस तरह से उठाया गया, हमें उस पर एतराज है कि वो तरीका गलत था। आप कानून व्यवस्था तक इसको सीमित रखें। कानून व्यवस्था का इशू बिल्कुल सही है, उसके ऊपर मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं।
हुकुम सिंह जी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रैली करते हैं, जिक्र कश्मीर तक का होता है, जिक्र हिंदू मुसलमान तक का होता है, मुद्दा कैराना ही और पलायन ही। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जिन लोगों के इतने बड़े बड़े व्यापार, चार उनके पिक्चर हॉल्स कैराने में, शराफे की उनकी दुकान, कई लाख रुपए का टर्नओवर रोजाना का, आज वो अपनी करोड़ों रुपए की कोठी छोड़ करके 1.5 कमरे के मकान में किराए पर रह रहे हैं। वो एजुकेशन के लिए गए हैं। और जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं क्यों आए हो, कि मुझको ये विश्वास नहीं था मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वहां से जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। अरे उस माँ की आंखों को देखते झांक करके उसकी आंखें क्या वो कह रही थी आपको, कि आज वो पूर्णतः आतंकित है। आज भी जाके देखिए आप, 2 घंटे खड़े हो जाइए जाके चौक बाजार में, आर्य कन्या पाठशाला से बच्चे पढ़ के निकलेंगे, उनकी तरफ केले फेंके जाएंगे, उनकी तरफ पर टिप्पणी की जाएगी और वो माँ को जाके बताएगी मम्मी आज तुम्हें आएगी, कल मेरा हाल क्या होगा। आंखों में आंसू आते हैं। रुकेंगी चीजें कैसे अगर ये वाकई हो रहा है तो? हालांकि हमारे रिपोर्टर भी गए थे, उन्होंने बड़ा फेक माना चीजों को, जो रिपोर्ट फाइल की उसमें था ही नहीं जो 315 परिवारों का जिक्र आया। ये भी एक सच है, लेकिन हम कहते हैं आपका नजरिया कहता है पलायन हो रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है? अगर ये हो रहा है तो मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जिस अधिकारी ने वहां न्याय दिलाने का प्रयास किया वो एक हफ्ता वहां रुक नहीं पाया। आदरणीय हुकुम सिंह जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब ये लोकसभा के चुनाव में थे तो बहुत लंबे चौड़े वादे इन लोगों ने किए थे। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, जब आपने 300 कुछ लोगों की लिस्ट जारी की, अब जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था के अंदर अगर किसी आदमी को कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो थाने में जाता है, अपनी एप्लीकेशन देता है कि मेरे साथ मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है, मेरे साथ छेड़खानी हो रही है। तो मुझे कम से कम वो लिस्ट भी आपको जारी करनी चाहिए थी कि इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर की कंप्लेंट दी गई और एफआईआर उसके अंदर नहीं लिखी गई, इतने लोगों को धमकाया जा रहा, इतने लोगों को डराया जा रहा, इतने लोगों के साथ छेड़खानी हो रही है, कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। मदनी साहब, आपसे हमने पूछा, जैसे ही आपने कहा चुनाव करीब है, क्या चुनाव करीब होते ही संविधान हाशिए पर चला जाता है, कानून व्यवस्था दरकिनार होती है, या फिर राजनीतिक गठबंधन लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं? क्या होता है? किसी का भय दिखा करके किसी का वोट ले लिया जाए, दोनों तरफ से इसकी कोशिश होती है। तो उसके चलते कहीं कहीं कुछ घटनाएं होती हैं, ज्यादा यही होता है। सिर्फ कैराना नहीं, बगल में अखलाक की घटना होती है, इधर मथुरा में जवाहर बाग की घटना होती है। आप ध्यान दीजिए तो एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लग रहा है कि सिस्टम जो है कहीं फेल्योर है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। तीनों घटनाओं के ऊपर, तीनों चाहे वो अखलाक की घटना हो, चाहे आपके जवाहर बाग की घटना हो या कोई भी घटना हो, उन पूरी घटनाओं के ऊपर सरकार ने पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उन सारी जो ताकतें थी जो इसे बिगाड़ना और दूसरी चीजों में ले जाना चाहती थी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की और इसका आपके सामने सबूत भी है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक बात कहना चाहूँ, इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं कमाल भाई, लेकिन बसपा की सरकार गई, इनकी सरकार आई, आने के 15 दिन के अंदर अंदर पूरे यूपी में फर्क मालूम हो गया। तो सिर्फ घटना का सवाल नहीं है, बल्कि एटीट्यूड का सवाल है। एटीट्यूड ये है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। बताइए भाई, दबंग गई है। दो चार उन गुंडों के नाम बताइए जो बाहर निकल आए हो। ये 2012 10-12 आपकी नॉलेज में हो? नहीं, तादाद बहुत बड़ी है, नाम लेंगे तो आप बताइए ना, 2 4 10 5 20 25 गिनवा दें। हाँ गिनवाइए। बड़ी आपने शांति से कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था, जवाहर बाग को खाली कराना था। अरे नहीं, उसकी रिपोर्ट भी आई है कि आरएसएस के लोग उसके पीछे थे। एक मिनट सुन, रिपोर्ट भी आई है। पता है आरएसएस के लोग जहाँ पीछे थे? रिपोर्ट आई है, कोई अभी आई है। मुझे नहीं पता कि वहाँ फंडिंग कौन कर रहा था, ये भी सबको मालूम। कमाल भाई, मुझको नहीं पता कि आपके नगर ये पीडब्ल्यूडी मंत्री जिनके पास में 1 दर्जन विभाग हैं, वो आरएसएस में कभी ट्रेनिंग में गए हो, मुझको पता नहीं इस बात का, क्योंकि सारा संरक्षण उनका मिल रहा था, लेकिन उनके आरएसएस के बैकग्राउंड की मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है। आज आपने बता दी कि आपके मंत्री माने जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान को जात को भी लेके कमाल भाई इत्तेफाक था कि जो जवाहर बाग की घटना के अंदर मेन वो थे तो वो यादव थे,
तो वो यादव होने के नाते शिवपाल जी से उनकी वार्ता होने लगी। नहीं, मुझे नहीं पता किससे यही बात है ना? हुई, नाम तो आपने ले दिया। आपका यही तो सवाल है, नाम इसके आपने, अलावा तो कोई सवाल नाम नहीं। आपने ले दिया और नहीं। अच्छा नाम लिया। एक नहीं, अच्छे नाम एक नहीं है। अच्छे जनप्रतिनिधि हमारा- की पहचान यही है कि वो नाम भी लेते के जा अलावा करके। जात की भी राजनीति हमें ये हो सकती है। बताइए 2 साल से ये उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर अगर रही कोई थी यादव जब कहीं पे सरकारी कोई कुछ संपत्ति करता है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया और आराम से किया गया। यहाँ ही नहीं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस, उसकी अधिकारी की रेजिडेंस, वहां पर बच्चे उसको रह रहे हैं जाकर के, और जाकर के उन लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला, रेजिडेंस पे कब्जा किया, अधिकारी की पिटाई की, सारी सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया और आपके संरक्षण में मान्यवर 2 साल तक वो बैठे रहे। ये तो हाईकोर्ट अगर ना रहा होता, संपत्ति गई थी हमारे हाथ से, सरकार के हाथ से भी गई थी, और खाली कराने में कितनी बड़ी कीमत हमें देनी पड़ी। अगर मौजूदा वक्त में विकास के ऊपर भारी कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के ऊपर भारी अगर हिंदू मुस्लिम शब्द है और हिंदू मुस्लिम शब्द के ऊपर कहीं चुनावी जीत है, तो मतलब क्या बचा? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे वाकई चुनाव करीब आएंगे आप लोग और हिंसक हो जाएंगे, आपके वक्तव्य और ज्यादा घातक होंगे इस समाज के लिए। मैसेज ये आ रहा है ना सर। आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था चलेगी या नहीं चलेगी? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर है और उसके अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर ओके। होगी। इमरान साहब, क्या ये आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त में ये सारे मुद्दे सत्ता परिवर्तन की दिशा को सोचकर तय हो रहे हैं या कुछ और है जहन में? निश्चित रूप से ये नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ी जा रही है और ये नूरा कुश्ती स्टेज के ऊपर भी नजर आ रही है। हमें तो आप हम तो बिला वजह आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने कब कहा कि आप 18% दो? आपको जब पता है कि 18% आप नहीं दे सकते तो आप क्यों बोल रहे हो 18% दे दो? आपने आंध्रा में 5% आपने दे दिया था। आपने आंध्रा में 5% नहीं दिया हमने तो दिया, हमने जो दिया, हमने जितना दिया कहा उतना दिया। भी आपने भेज दिया। नहीं हम जो कह रहे हैं वो देंगे। अब आपने आपकी सुनी, मैंने सुन ली है मेरी, अब मेरी सुन लीजिए। पिछड़ा है, आपकी सुनी मैंने, उसमें आप मेरी सुन ली। अब मैं कमाल साहब, आपने आपकी सुनी। पिछड़ा है तो उसे हमने 27% में स्लैब डाल करके दिया जो दिया जा सकता था। हमने जो कहा उसे करके दिखाया, लेकिन आपने वो कहा जो आप कर नहीं सकते। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये ड्राम जो हुकुम सिंह जी है जो मिलेगा नहीं। हो गया नहीं, आपने और मुद्दा आपने उठा 20% आरक्षण की बात कहती है, हमने योजनाओं में लाभ दिया। आपने कहा दिया आरटीआई मौजूद अरे है। भाई, अदालत RTI रोक कार्यकर्ताओं देगी, से सुप्रीम मिले। कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। आप बेकार की इन सब चीजों का जिक्र कर रहे हैं, उलझा रहे हैं चीजों को। एक सवाल अब आपसे, आपकी लिस्ट रुक गई या कोई और लिस्ट आएगी? हो गया? हाँ हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जहां देखूंगा लिस्ट आएगी। मैं घबराने वाला इन बातों से नहीं हूं। मदनी साहब, आखिरी सवाल आपसे, आप माइक उठाएं और जरा बताएं, क्योंकि आपका खौफ यह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है और मैंने वापस ले लिया भाई। ओके, और लोगों में उत्साह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। लोगों में उत्साह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। कुछ तो तय करेंगे, 5 वर्ष तो नहीं तय किया, आप कुछ तय करेंगे। तो चुनाव का होना जमीनी मुद्दों का उठना होता है या लोगों को बांटना होता है? देखिए, होना तो यही चाहिए कि जमीनी मुद्दे उठें, लेकिन दुर्भाग्य से जमीनी मुद्दे पीछे चले जाते हैं और फैब्रिकेटेड इश्यूज को उठा लिया जाता है। और ये भी दुर्भाग्य है कि मीडिया में भी उसी को मौका मिलता है, उसी चीज को, और वही आगे चला जाता है सब। लेकिन ये सत्र हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।